बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए। a इक्वल 1 2 3 4 के लिए दर्ज झैल रब्त ए में मालूम करें, हर रब्त की डोमेन और रेंज में मालूम करें। ठीक है, तो बच्चे इसके पार्ट सॉल्व करने के इससे पहले सबसे पहले हमने ए को सॉल्व करना है। उन्होंने हमें ए के लिए ही कहा है कि रब्त ए मालूम करें, मतलब हमने ये मालूम करना है ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब ये दोनों ए है तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे ऐसे। फिर बच्चे अब ये आपके लिए नया है कि आपने रब्त कैसे मालूम करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देखें, पहले 1 है ना, पहली वैल्यू को पहली के साथ लिख देना है, जैसे 1 कोमा डालकर फिर 1। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी कोमा। अब पहली वैल्यू को पहली के साथ लिख दिया, फिर आपने पहली वैल्यू को दूसरी के साथ लिख देना है, मतलब पहले 1 को ये सारी वैल्यू के साथ लिखना है। अब 1 को 1 के साथ भी लिख दिया, 1 को 2 के साथ भी लिख दिया। अब हम बच्चे 1 को लिखेंगे 3 के साथ, 3 के बाद हम 1 को लिखेंगे 4 के साथ। अब बच्चे 1 को हमने सारी वैल्यूज के साथ लिख दिया। अब ऐसे ही हम 2 को लिखेंगे। पहले बच्चे हम 2 को लिखेंगे 1 के साथ, ये देखें 2 कोमा 1, फिर 2 को लिखेंगे 2 के साथ, फिर 2 को लिखेंगे 3 के साथ और फिर 2 को लिखेंगे 4 के साथ। ऐसे 1 को भी सारी वैल्यू के साथ लिखा, 2 को भी सारी वैल्यू के साथ लिखा। अब हम 3 को सारी वैल्यूज के साथ लिखेंगे। 3 को पहले 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ और फिर 3 को 4 के साथ। अब 3 को सारी वैल्यूज के साथ लिख दिया। अब हम 4 को सारी वैल्यू के साथ लिखेंगे। 4 को पहले 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर हम 4 को लिखेंगे 3 के साथ, फिर हम 4 को लिखेंगे 4 के साथ। ऐसे पहले 1 को सारी वैल्यूज के साथ, फिर 2 को, फिर 3 को और फिर 4 को। फिर आपने इधर एंड पर ऐसे ये बड़ी ब्रैकेट भी लगा देनी है। ठीक है बच्चे, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, रब्त है यानी ए मल्टीप्लाई ए, ये सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, आपने जब भी अब तो हमने मतलब सारे पार्ट इकट्ठे सॉल्व करने हैं, तो मैंने पहले ही ये सॉल्व करके रख लिया। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चंस में पार्ट आएगा तो आपने हर पार्ट के साथ ये अलहदा सॉल्व करना है, क्योंकि एक या दो पार्ट ही होंगे तो आपने हर पार्ट के साथ ए मल्टीप्लाई ए अलग सॉल्व करना है। अब बच्चे हमारे फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है। अब बच्चे देखें, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख ली है, आपने सिर्फ इस पर गौर करना है। ये क्या लिखा है कि y इक्वल x, यानी वो वैल्यू लिखनी है जो एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, वो कहाँ से ढूंढनी है? इधर रब्त से। ठीक है, तो इसे आपने r का नाम दे देना है। ठीक है, अब बच्चे आप देखें कौन सी वैल्यू जो इक्वल है। ये देखें 1 1 के इक्वल है तो ये लिख लेंगे 1 1। फिर देखें 2 2 इक्वल है तो 2 को लिख लेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है y इक्वल x, तो वो वैल्यू लिखेंगे जो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब 3 3 लिख लेंगे, 3 3 के बाद 4 4। ठीक है, वो वैल्यू लिखेंगे जो एक दूसरे के इक्वल है। अब बच्चे अगर आप अपनी क्वेश्चन पर गौर करें, उन्होंने हमें कहा है कि डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ठीक है, अब बच्चे डोमेन और रेंज क्या होती है? अब बच्चे अगर ऐसे दो वैल्यूज होती है ना, जो पहले नंबर पर वैल्यू होती है उसे डोमेन कहते हैं, दूसरे नंबर वाली को रेंज कहते हैं। ठीक है, इधर देखें, जैसे ये फर्स्ट नंबर पर देखें क्या है 1, तो ये डोमेन, ये भी डोमेन। ठीक है, ये वाली भी डोमेन की वैल्यू और ये वाली भी। ठीक है, पहले नंबर पर जो वैल्यू होगी वो डोमेन और दूसरे नंबर पर जो होगी वो होगी रेंज। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर भी 1 है तो ये रेंज, यहाँ पर 2 है, 3 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, पहले नंबर वाली वैल्यू डोमेन और दूसरे नंबर वाली वैल्यू रेंज। ठीक है बच्चे, ये इसकी आ गई डोमेन और रेंज। अब बच्चे आपके बुक पर ना उन्होंने ग्राफ के साथ आंसर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में नहीं कहा, तो लेकिन हम ग्राफ के साथ ही आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चे आपने ऐसे ग्राफ बना लेना है। ठीक है, इसे आपने x का नाम दे देना है और इसे y का, 5 तक आपने नंबर्स लिख लेनी है।
अब ग्राफ को जब एक्सप्लेन करना है ना, आप ये वैल्यू देखनी है। हमने y इक्वल x रखा ना, तो हमारे पास r ये आया है। अब आप देखें पहले क्या है 1,1। अब ये देखें 1 कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके इक्वल और इसके इक्वल लिख लेंगे 1,1, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब सेकंड पर है 2,2। अब 2 देखें इधर है, तो हम यहाँ पर इस 2 के और इसके सामने लिख देंगे 2,2, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3,3, तो हम इस 3 और इस 3 के सामने ये देखें और यहाँ तक, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 3,3, ठीक है। फिर है 4,4। अब हम ये 4 और यहाँ पर 4, यहाँ पर देखें यहाँ तक बन जाता है, ठीक है। इसके सामने ऐसे लिख लेंगे 4,4, ठीक है। जब भी आपने ग्राफ बनाना है ना, आपने ये आर वाला आंसर देखना है, इसके मुताबिक ग्राफ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 1 के सामने 1,1, ये 2 के सामने 2,2, 3 के सामने 3,3 और 4 के सामने 4,4, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी ये इक्वल होने चाहिए ऐसे कि इस लाइन के सामने भी हो और इस लाइन के सामने भी हो। अब बच्चे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के स्टेटमेंट देखें। पार्ट 2 में भी यहाँ वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा है y + x = 5, कि अगर दो नंबर्स जमा हों तो 5 आ जाए, वो नंबर्स लिखने हैं। अब ये a वाली प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चन में यूज़ होगी। अब बच्चे देखें 1 में 1 जमा करें 2 आएगा, ठीक है। अब ये देखें 4 में अगर 1 जमा करें तो 5 आ जाता है ना, तो इधर हम लिख लेंगे 1,4, क्योंकि 4 में 1 जमा करोगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा। अब 2 में 1 जमा करोगे 3, 2 में 2 जमा करोगे 4, लेकिन अगर 2 में 3 जमा करोगे तो कितना बनता है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2,3। अब 2 में 4 जमा करोगे तो इसका तो 6 बन जाता है। अब यहाँ पर देखें अगर हम 3 में 2 जमा करें, 3 + 2, तो इसका भी 5 बन जाता है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। वो नंबर्स लिखने हैं जिसे जमा करने से 5 बन जाए, ठीक है। जैसे 4 में अगर हम 1 जमा करें तो भी 5 बन सकता है, तो ऐसे लिख लेंगे 4,1। जमा का निशान नहीं लगाना, बस आपने अपने माइंड में ही जमा करना है। बस यहाँ तक नंबर्स हैं जिनको जमा कर 5 आ सकता है, ठीक है। अब बच्चे इसकी डोमेन बताएंगे। इधर हमने लिख लेना है डोमेन। डोमेन कौन सी वैल्यू होती है, पहले वाली वैल्यू जो पहले नंबर पर हो। जैसे इधर पहले नंबर पर क्या है 1, दूसरे नंबर पर 2, तीसरे नंबर पर 3, चौथे नंबर पर 4, ठीक है। अब इसकी हम बताएंगे रेंज। अब बच्चे रेंज देखें, दूसरे नंबर पर 4, इधर 3, 2, 1, मतलब यही वैल्यू बनेगी ना 1, 2, 3, 4, तो इसे हम ऐसे सीधा करके लिख लेंगे। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 4 से नहीं स्टार्ट करेंगे, एक तरतीब के साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें ये वाली 4 रेंज, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज। पहले नंबर वाली वैल्यू डोमेन, दूसरे वाली रेंज। अब इसे भी हम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चे इसे भी ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। आर वाला देखेंगे, पहले देखें क्या है 1, 4, तो 1 ये वाला देखेंगे 1 और 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 1,4, ये 1 पे की लाइन भी आ जाए और ये 4 वाली लाइन भी आ जाए, ठीक है। अब सेकंड देखें 2,3, तो ये 2 का देखेंगे और इधर से 3 का, तो ये कहाँ पर आएगा इधर 2,3, ठीक है। अब देखें 3,2, अब पहले 3 है तो 3 का देखेंगे, ये देखें 3 और इधर से 2 वाला, तो ये कहाँ पर आएगा इधर 3,2, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखें 4,1, ये वाला 4 और ये वाला 1, ये फिर इसके सामने आ जाएगा 4,1, ठीक है बच्चे। ग्राफ से एक्सप्लेन करना भी इजी है, आप लोग कर दीजिएगा। अगर बुक में नहीं भी कहा ना तो भी आप नीचे ग्राफ आंसर में बना दीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 देखें, उन्होंने हमें क्या कहा है कि x + y < 5, यानी वो नंबर लिखने हैं जिनको जमा करने से 5 से छोटी रकम आए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे r, ये वाला जो साइन होता है ना ये लेस देन का होता है, यानी छोटे का साइन। दो नंबर्स लिखने हैं जिनको जमा करने से 5 से छोटी वैल्यू बने, ठीक है।
जैसे इधर देखें 1 में 1 जमा करेंगे तो 5 से छोटा नंबर ही बनेगा। 1 में 1 जमा किया तो 2 बनता है, ये लिख लेंगे। अब 1 में 2 जमा करेंगे तो 3 बनता है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं। 1 में 3 जमा करेंगे तो यहाँ पर 4 बनता है, ये भी लिख सकते हैं। अब 1 में 4 जमा करेंगे 5 बन सकता है, तो इसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने 5 से छोटा लिखना है। 2 में 1 जमा करेंगे तो कितना बनता है 3। 2 में 2 जमा करेंगे तो कितना बनता है 4, इसीलिए ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसमें ना यहाँ आपको लिमिट दी होती है कि आपने कितने नंबर्स लिखने हैं। अब बच्चे देखें 2 में 3 जमा करेंगे 5 बनता है, नहीं लिख सकते। 2 में 4 जमा करेंगे तो 6 बनता है, ये भी नहीं लिख सकते। अब 3 में 1 जमा करेंगे तो कितना बनता है 4, ये लिख सकते हैं। 3 में 2 जमा करेंगे 5, नहीं लिख सकते। 3 में 3 जमा करेंगे 6, ये भी नहीं लिख सकते। अब बच्चे सिर्फ हम यहाँ तक ही नंबर लिख सकते हैं। 3 में 1 जमा करेंगे तो 4 बनता है, लेकिन अगर इससे 4 में 1 जमा करेंगे 5 तो नहीं लिख सकते। इससे आगे अगर नंबर जमा करेंगे तो 5 से बड़े बनते हैं। हमने वो नंबर जमा करने हैं जिनको ना मतलब जमा करें तो वो 5 से छोटे नंबर्स बने। अब इसकी हम डोमेन और रेंज बताएंगे। इधर हम लिख लेंगे डोमेन और इधर लिख लेंगे रेंज, ठीक है। अब डोमेन कौन सी वैल्यू होती है, जो पहले नंबर पर हो। पहले नंबर पर क्या है 1, यहाँ पर भी 1 रिपीट हो रहा है तो हम वो वैल्यू नहीं लिखेंगे जो रिपीट हो रही है। मतलब अगर 2 या 3 मरतबा रिपीट हो रही है ना तो उसे एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 1 रिपीट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसके बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद ये 2 भी रिपीट है तो नहीं लिखेंगे। 2 के बाद क्या है 3, ठीक है। ये इसकी आ गई डोमेन। अब रेंज बताएंगे, ये देखें 1 2, 2 के बाद 3, ठीक है। अब यहाँ पर रेंज फिर रिपीट हो रही है 1 2 और यहाँ पर 1, लेकिन रेंज को क्या, रेंज को और डोमेन में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसे एक मरतबा ही लिखेंगे। अब बच्चे हम इसे ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे देखें ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, आर का आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्या है 1 1, ये देखें ये 1 की लाइन और ये 1 की लाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1। अब इसके बाद क्या है 1 2, तो ये भी 1 की लाइन और ये 2 की लाइन। अब यहाँ पर देखें क्या है 1 2, ये 1 की लाइन और ये 2 की लाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2। फिर है 1 3, ये वाली 1 की लाइन और ये 3 की लाइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बच्चे 2 1, ये 2 की लाइन और ये 1 की लाइन, तो इधर क्या आ जाएगा 2 1। अब नेक्स्ट देखें 2 2, तो ये 2 की लाइन और ये भी 2 की लाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2। ये देखें ऐसे और ऐसे, बिल्कुल 2 के सामने लिखना है, थोड़ा सा इधर हो गया कोई बात नहीं। ये 3, अब देखें 3 1, ये 3 की लाइन और ये 1 की लाइन, तो इसे कैसे लिखेंगे 3 1, ऐसे 1 के सामने और इधर ऐसे 3 के सामने, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 4 की स्टेटमेंट में देखिए उन्होंने हमें क्या बताया है, x + y ग्रेटर देन 5, ठीक, इसे कहते हैं बड़ा। मतलब x में हमने y प्लस करना है कि 5 से बड़ी वैल्यू आए। देखें अगर 1 में 1 प्लस करते हैं 2 आता है, 5 से छोटा है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर भी सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे ना, यहाँ तक ये 5 ही आएंगी या 5 से छोटी आएंगी। लेकिन इधर देखें अगर हम 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आता है बच्चे, 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आता है 6, तो 2 4 लिख लेंगे। अब 3 में 1 प्लस करेंगे 4, लेकिन अगर 3 में 3 प्लस करेंगे तो इसका कितना आता है 6, तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 में 4 प्लस करेंगे तो आता है 7, ये भी लिख सकते हैं। 4 में 2 प्लस करेंगे तो आता है 6। वो नंबर्स लिखने हैं जिनको जमा करने से 5 से बड़ा आंसर आए। 4 में 3 प्लस करते हैं तो आता है 7, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 में 4 प्लस करते हैं तो आता है 8, इसीलिए ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम डोमेन बताएंगे, ये देखें 2 3, ये 3 रिपीट हो रहा है, एक मरतबा ही लिखेंगे। 4, ये 2 4 भी आगे रिपीट हो रहे हैं तो इसे भी एक मरतबा ही लिखेंगे। अब रेंज देखें 4 3 4 2, तो सेट करके लिखेंगे, पहले रेंज लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 3 के बाद रेंज लिख देंगे 4, ठीक है।
अगर कोई रेंज रिपीट हो रही है तो आप जानते हो उसे भी एक मरतबा ही लिखेंगे। अब ग्राफ से आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें ग्राफ हमने बना लिया है, तो आइए इसका आंसर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप पर गौर करें 2 4, ठीक है। अब ये देखें ये 4 की लाइन और ये 2 की लाइन। अब यहाँ पर देखें ये यहाँ से लेकर इधर आएगी, यहाँ पर हम डाल देंगे 2,4। अब आगे देखें 3,3। अब ये देखें ये 3 की लाइन और ये भी 3 की लाइन, तो यहाँ पर क्या आएगा 3,3, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखें 3,4। अब ये 3 की लाइन और ये 4 की लाइन, तो ऐसे 4 के ऊपर लिखेंगे 3,4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बच्चे 4,2। ये 4 की और ये 2 की लाइन इधर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,2, 4,3। अब यहाँ पर देखें बच्चे 4,3, ये 4 की लाइन और ये 3 की लाइन, तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। ये देखें इधर 4,3। अब 4,4, ये 4 की लाइन और ये 4 की लाइन, तो इधर आ जाएगा 4,4। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि हम वैल्यूज लिख रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे हमने इसे कर दिया ग्राफ से भी एक्सप्लेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में से कौन सी इश्काल तफाल को जाहिर करती हैं और किस किस्म के तफाल हैं, ठीक है। तो शक्ल 1 देखें। अब बच्चे ये इसे हम इनपुट कहेंगे और इसे आउटपुट कहेंगे। अब बच्चे किसी भी शक्ल में ना अगर एक उन इनपुट से 2 आउटपुट निकल रहे हों तो वह शक्ल किसी भी तफाल को जाहिर नहीं करती। जैसे ये देखें ये 1, ये एक इनपुट से ना ये 2 आउटपुट निकल रहे हैं, मतलब ए भी निकल रहा है बी भी निकल रहा है। किसी भी शक्ल में एक इनपुट से अगर 2 आउटपुट निकल आए तो वो शक्ल किसी भी तफाल को जाहिर नहीं करती। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। इसे इनपुट हम कह रहे हैं, इसे आउटपुट कह रहे हैं। तो इधर हम सिंपली लिख देंगे कि शक्ल 1, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि शक्ल 1 किसी किस्म के तफाल को जाहिर नहीं करती। अब बच्चे शक्ल 2 देखें। अब बच्चे किसी भी शक्ल 2 में, किसी भी शक्ल में अगर हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही हो, मतलब जैसे ए इनपुट में से 1 निकल रहा है, बी में से 3 और सी में से 5 निकल रहा है, कि हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही हो, तो उसे कहते हैं, ये देखें, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो उसे कहते हैं 1-1 और ऑनटू तफाल या बाइजेक्टिव तफाल, ठीक है, जिसमें कि हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही हो। जैसे ए में से जी निकल रहा है, बी में से एक्स, सी में से वाई। अगर ऐसी शक्ल हो कि जिसमें हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही हो तो उसे क्या कहते हैं 1-1 और ऑनटू तफाल या बाइजेक्टिव तफाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि शक्ल 2 एक तफाल को जाहिर करती है जो कि बाइजेक्टिव तफाल है। जिसमें बाइजेक्टिव तफाल कौन से होते हैं? जिसमें हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही हो। जैसे शक्ल 3 देखें, इसमें से भी हर इनपुट में से कोई ना कोई आउटपुट निकल रही है ना, तो इसे भी हम बाइजेक्टिव या 1-1 और ऑनटू तफाल कहेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि शक्ल 3 एक तफाल को जाहिर करती है जो कि बाइजेक्टिव तफाल को जाहिर करती है। अब बच्चे देखें, आप शक्ल 4 में देखें, ये इनपुट और आउटपुट है। ये इनपुट L से X निकल रहा है, M से भी X निकल रहा है और N से भी Z निकल रहा है। मतलब जो तीनों आउटपुट है वो यूज नहीं हो रही। कोई भी ऐसी इनपुट नहीं है जिससे Y निकल आए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे Y निकल रहा हो। तो अगर आपके पास ऐसी तफाल आ जाए ना जिसमें आउटपुट सारी यूज ना हो रही हो, कोई ना कोई बच जाए, तो उसे कहते हैं, ये देखें बच्चे, उसे कहते हैं इनटू तफाल। जिसमें सारी आउटपुट यूज ना हो रही हो, कोई ना कोई आउटपुट बच जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं इनटू तफाल। जैसे इस शक्ल में सारी आउटपुट यूज नहीं हो रही थी, कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिससे आउटपुट Y निकल आए, तीनों आउटपुट यूज नहीं हो रही थी ना, तो इसीलिए ये कौन सी तफाल है? इनटू तफाल।
यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे कि शक्ल 4 एक तफाल को जाहिर करती है जो कि इनटू तफाल है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। अगर gx इक्वल 3x प्लस 2 और hx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो दर्ज झैल मालूम करें। ठीक है, इसका पार्ट 1 है g0। जब बच्चे हमने g वाला फाइंड आउट करना है तो हमने g वाली इक्वेशन लिख लेनी है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, g ब्रैकेट x, अब g वाली मसावात लिख लेंगे, ये वाली 3x प्लस 2। अब उन्होंने कहा है g0 मतलब x की जगह आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर भी 3 के साथ x है, 0 पुट हो जाएगा प्लस 2। ये वाला g0 हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब आप देखो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0 ही आ जाता है प्लस 2। ठीक है, अब 0 में 2 प्लस, अब 0 में बच्चे 2 प्लस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखें, g-3। अब यहाँ पर भी g है तो g वाली इक्वेशन लिखेंगे, gx इक्वल 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर -3 है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 इक्वल 3। यहाँ पर भी x है तो इधर भी -3 पुट कर देंगे प्लस 2। g-3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 3s are 9। अब यहाँ पर माइनस है लेकिन इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस, -9 प्लस 2। अब बच्चे अगर आप साइन पर गौर करें, ये देखें प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 7। बड़ी वैल्यू 9, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, g2/3। अब ये भी g वाली वैल्यू है तो g वाली इक्वेशन लिखेंगे, gx इक्वल 3x प्लस 2। ठीक है, जहां पर x है तो g के साथ क्या है, 2/3, 2/3 पुट कर देंगे इक्वल 3। 3 के साथ भी x है तो इधर भी 2/3 पुट हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, g2/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल इक्वल 2 प्लस 2। अब बच्चे 2 में 2 प्लस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये आ गया बच्चे इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब बच्चे नेक्स्ट इसका पार्ट है h1। अब यहाँ पर h है तो हम h वाली इक्वेशन लिखेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, hx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, अब जहां जहां पर भी x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि इधर h1 लिखा हुआ है, x की जगह भी 1 आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह भी 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 h1। अब बच्चे अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आप जानते हो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 h1, 1 प्लस 1 इक्वल 2। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, h-4। यहाँ पर भी h है तो h वाली इक्वेशन लिखेंगे, hx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, h x की जगह -4 पुट कर देंगे, इधर भी x है तो यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर प्लस 1। h -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखें यहाँ पर माइनस है ना, तो अगर हम -4 का स्क्वायर लेंगे, ऐसे आपने ब्रैकेट फिर -4 फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर लगा देना है, ये देखें तो इसका कितना आ जाता है, 16। 16 प्लस 1 h -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 16 में 1 प्लस किया तो इसका कितना आ जाएगा, 17। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट है h ब्रैकेट -1/2। ये भी h वाला इक्वल, यहाँ पर भी h है तो यहाँ पर भी हम h वाली इक्वेशन लिखेंगे, मसावात h वाली, hx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। h x की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह भी, ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब h
-1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर अगर हम -1 का स्केयर लें, सेम आपने ब्रैकेट लगा कर लेना है, ये देखिए, तो इसका कितना 1 ही आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम 2 का स्केयर लें, इसका आ जाएगा 4 + 1, ठीक है। अब बचे h, -1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4 ऐसे नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा प्लस। अब बच्चे आप देखें 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, हमने एलसीएम 4 लिया है, लेकिन 1 के नीचे 4 नहीं है, तो 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। कैसे 4 आया देखें, हमने एलसीएम में 4 लिया था, ये 1 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम नहीं थी, तो हमने एलसीएम वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर इसका 4 ही आ जाएगा, ठीक है। h -1/2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 4 + 1, 4 में 1 प्लस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए। फर्ज करें f(x = ax + b + 1) जबकि a और b मुस्तकिल अदाद हैं। अगर f3 = 8 और f6 = 14 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। सबसे पहले ये वाली जो मसावात है, ठीक है, इक्वेशन है, वो हम इधर लिख लेंगे, = ax + b + 1। सेम इक्वेशन इधर भी लिखेंगे, f(x = ax + b + 1। अब उन्होंने क्या कहा है, अगर f3 = 8 हो, यहाँ पर हम अगर लिखकर f3 = 8 और f6 = 14, यहाँ पर हम अगर लिख देंगे f6 = 14, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी x है हम पहले 3 पुट करेंगे, f के साथ x है, इधर 3 पुट करेंगे, = a, x की जगह भी इधर 3 + b + 1, ठीक है। अब f3 उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बताया है कि किसके इक्वल है, 8 के ना, तो f3 की जगह 8 आ जाएगा। 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3a + b + 1। 8 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, +1 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3a + b, 8 में से 1 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 7 = 3a + b, ठीक है। अब बच्चे इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, जहां जहां पर भी x है 6 पुट करते जाएंगे, ठीक है। f x की जगह इधर आ जाएगा 6 = a, x की जगह आ जाएगा 6 + b + 1। f6 उन्होंने कहा है किसके इक्वल है, 14 के, तो इधर क्या आ जाएगा 14 = 6 को a के साथ मल्टीप्लाई किया, 6a + b + 1। 14 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, +1 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, = 6a + b। 14 में से -1 करेंगे तो इसका आ जाएगा 13 = 6a + b, ठीक है। अब बच्चे इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसे लाइन भी लगा लें, इधर हम लिख देंगे मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से, ठीक है। अब बच्चे मसावात 1 देखें कौन सी है, 7 = 3a + b, वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे 3a + b = 7, इक्वल वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे। मसावात 2 देखें कौन सी है, 6a + b, इसकी वैल्यू को भी सेट करके लिख लेंगे, = 13। अब बच्चे ये ना अलजबरा टाइप बन गया। अलजबरा में जब भी आप माइनस करते हो ना, तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। देखो 6 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो मैंने क्या कहा है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 13 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर भी प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस। ये 7 के साथ भी साइन लगा लेते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। 3 के साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, ठीक है।
अब बच्चे हमने नीचे वाले साइन देखने हैं, ये देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 6 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 3a, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऑपोजिट साइन b से कट जाएगा, इक्वल प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 13, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। ठीक है बच्चे, a को इधर ही रहने देंगे, -3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, a 3 1 3, 3 2 6, 2 को 1 पर डिवाइड करें, आप जानते हो कितना आता है 2। ये बच्चे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इक्वल 2। अब हमने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे a इक्वल 2 को मसावात 1 में दर्ज करने से, आप 1 में भी दर्ज कर सकते हो, 2 में भी दर्ज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने लिख देना है। अब मसावात 1 देखें हमारे पास कौन सी थी, ये देखें 7 इक्वल 3a प्लस b थी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सेट करके लिख लेंगे, 3a प्लस b इक्वल 7, जहां पर भी a है वहां पर a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, प्लस b इक्वल 7, 3 2 6, प्लस b इक्वल 7, b को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, 7 6 देखें, 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 7 में से बच्चे 6 माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो a इक्वल हमारे पास आ गया 2 और b इक्वल हमारे पास आ गया 1। ये बच्चे आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। फर्ज करें gx इक्वल ax प्लस b प्लस 5 जबकि a और b मुस्तकिल अदाद हैं। अगर g-1 इक्वल टू 0 और g2 इक्वल 10 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हमने इक्वेशन यहाँ पर भी लिख लेनी है, यहाँ पर भी लिख लेनी है। इधर हमने लिख लेना है अगर g-1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी अगर लिखकर g2 इक्वल 10। ठीक है, अब देखें बच्चे यहाँ पर g-1 है तो इधर जहाँ पर भी x है हमने -1 पुट कर देना है। देखें g x की जगह पुट हो जाएगा -1 इक्वल a, x की जगह भी -1 प्लस b प्लस 5। अब g-1 किसके इक्वल है 0 के, तो इधर 0 लिख देंगे, -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा -a प्लस b प्लस 5। या लिखेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, -a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, g2 इक्वल a, x की जगह इधर भी 2 आ जाएगा, प्लस b प्लस 5। ठीक है, g2 किसके इक्वल है 10 के, तो इधर 10 आ जाएगा, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। ठीक है, 10 प्लस 5 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 2a प्लस b। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 इक्वल 2a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे, 2a प्लस b इक्वल 5। ये वाली बच्चे वैल्यू भी सेट कर लेंगे, -a प्लस b प्लस 5 को इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से, इक्वेशन 1 लिख ली, इक्वेशन 2 लिख ली। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करेंगे, 2 के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर भी -5 के साथ भी कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए a के साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस,
2a में a प्लस किया, इसका आ जाएगा 3a। ठीक है, a के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही। 2 में 1 प्लस किया तो कितना आएगा 3a, बड़ी वैल्यू 2a, माइनस का साइन तो क्या लग गया माइनस का, ये b से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखें 5 के साथ भी माइनस है, उधर इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 प्लस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 10, माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर -3a इक्वल -10। अब बच्चे a को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, -3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास a इक्वल रह जाएगा 10/3। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी b की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने ऐसे लिख देना है, ये a की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो आपने लिख देना है a इक्वल 10/3 को मसावार 1 में दर्ज करने से 1 में दर्ज कर लें, चाहे 2 में दर्ज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखें मसावात 1 लिख लेते हैं पहले इधर, -a प्लस b इक्वल -5। अब माइनस a का क्या आंसर है 10/3 प्लस b इक्वल -5। ठीक है, -10/3 प्लस b को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये -5 को इधर ले आएंगे, इधर ये माइनस का इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम एलसीएम ले लेंगे, 3 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, -10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे आप गौर करें 5 के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 5 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, इक्वल -b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 माइनस किया, इसका आ जाएगा हमारे पास 5/3 इक्वल -b। अब माइनस को हम इधर वैल्यू को सेट करके लिख देंगे, या b इक्वल -5/3। माइनस को b के साथ नहीं लिखेंगे, इसे 5/3 के साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चे, या लिखकर ऐसे वैल्यू को सेट कर देंगे। ये बच्चे हमारे पास आ गई a और b की वैल्यू। a की वैल्यू आई 10/3 और b की वैल्यू आई हमारे पास -5/3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 देखें। फर्ज करें f(x) इक्वल 5x प्लस 2, अगर f(x) इक्वल 32 हो तो x की कीमत मालूम करें। यहाँ पर सबसे पहले हमने बस बच्चे हमने x की कीमत ही मालूम करनी है। पहले इक्वेशन लिख लेंगे, f(x) इक्वल 5x प्लस 2। ठीक है, अब बच्चे उन्होंने क्या कहा है कि f(x) इक्वल 32, यहाँ पर f(x) है, यहाँ पर भी हम 32 लिख देंगे, इक्वल 5, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2। उन्होंने f(x) इक्वल 32 कहा है तो हम f(x) की जगह 32 पुट कर देंगे। ठीक है, 32 प्लस 2 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 5x। 32 में से 2 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 30 इक्वल 5x। ठीक है, अब 30, अब बच्चे x को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, लेकिन 5 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 6 30, तो 6 को 1 पर डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा 6 इक्वल x। यहाँ पर हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे x इक्वल 6। ये बच्चे हमारे पास x की आ गई कीमत। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए। फर्ज करें f(x) इक्वल cx² प्लस d, जबकि c और d मुस्तकिल अदाद हैं। अगर f(1) इक्वल 6 और f-2 इक्वल 10 हो तो c और d की कीमतें मालूम करें। पहले ये वाली इक्वेशन हमने इधर भी लिख ली, इधर भी। अगर f(1) इक्वल 6, अगर f-2 इक्वल 10। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर पहले हम 1 पुट कर देंगे, c x की जगह 1 स्क्वायर
प्लस डी। अब F1 उन्होंने कहा है किसके इक्वल है 6 के, तो इधर कितना आ जाएगा 6c, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस डी, 6c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा c प्लस डी। या लिखकर इक्वेशन को सेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे या c प्लस डी, ये देखिए c प्लस डी इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे देखें, जहां जहां पर भी x है वहां वहां क्या पुट करेंगे -2 पहले, c एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब f -2 उन्होंने कहा है किसके इक्वल है 10 के, इक्वल c। अब यहाँ पर -2 है तो इसका कैसे स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट -2 स्क्वायर, ये देखिए तो कितना आ जाएगा 4 प्लस डी 10, c को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 4c प्लस डी। यहाँ पर हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, 4c प्लस डी इक्वल 10, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसे बच्चे हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे मसावात 1 और 2 में एक, बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से मसावात 1 लिख ली, ये मसावात 2 लिख ली, ठीक है। अब c के साथ कोई साइन है इसका मतलब प्लस होगा, 4c के साथ कोई साइन है इसका मतलब प्लस होगा। यहाँ पर भी इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, 6 और 10 के साथ इसका मतलब प्लस होगा। अब नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4c में से c माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3c। 3c क्यों आएगा, देखो c के साथ कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब 1 तो हो गई 4c, ठीक है। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 3c, बड़ी वैल्यू 4c है, माइनस का साइन है तो इधर क्या लग जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या साइन लगेगा माइनस, ठीक है। अब -3c इक्वल -4, c को इधर ही रहने देंगे, -3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो c इक्वल 4/3। अब हमें d की वैल्यू भी चाहिए तो हम लिख देंगे c इक्वल 4/3 को मसावात 1 में दर्ज करने से, चाहे 1 में कर लें चाहे 2 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे। ऐसे लिख देंगे c इक्वल 4/3 को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब मसावात 1 कौन सी है, c प्लस डी इक्वल 6, c की जगह 4/3 दर्ज कर देंगे प्लस डी इक्वल 6, 4/3 प्लस डी को इक्वल की दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 को इधर ले आएंगे तो ये इक्वल के इस साइड माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस डी को इक्वल की दूसरी साइड ले गए तो माइनस का हो गया, ये प्लस 6 को इक्वल के इस साइड ले आए तो ये भी माइनस हो गया। अब 3 4, अब बच्चे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 को नीचे लिख लेंगे, 4 माइनस, अब आप देखो 6 के नीचे 3 नहीं है तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एलसीएम वाली वैल्यू इसके नीचे नहीं थी। अब बच्चे 18 में से 4 माइनस करेंगे, ये देखिए 4 के साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस तो हो गई, 18 में से 4 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा -14। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 18, माइनस का साइन तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस, इक्वल डी, माइनस माइनस से कैंसिल तो यहाँ पर हम या लिखकर लिख लेंगे d इक्वल 14/3, ठीक है। तो c की हमारे पास वैल्यू आ गई 4/3 कोमा और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/3, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गई c और d की वैल्यू। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता कीजिएगा, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगी। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।
तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और आपको सबको हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने के सदके हम सबको कामयाब करे और हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।